हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन बोधि पर स्वागत करता हूं। और अपने इस वीडियो में हम जो श्रृंखला लेके चल रहे हैं, जो यूपी पीसीएस के जो प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज एक चल रही है, उसी में आज हम हिस्ट्री के 2017 के प्रश्नों का चर्चा करेंगे और उनको करवाएंगे और उनका सल्यूशन भी देंगे। तो आज का ये जो सेशन होगा वो 2017 में आए हुए इतिहास के प्रश्नों पर होगा, जो कि 20-22 प्रश्न हैं, उनको अभी देखेंगे जल्दी से। और इनके प्रीवियस पार्ट में हमने 2022 से ये श्रृंखला शुरू की है, यानी 2022 का पेपर, फिर 2021 का, फिर 2020 का, फिर 2019 और 2018। तो ये हमने 4 पार्ट में किया है। 2019, 2021 और 20 का एक ही में है, बाकी सबका अलग अलग है। तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को, हिस्ट्री के पार्ट को करना है आपको, तो हर पेपर में 20-22 क्वेश्चन आए हैं और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। 150 क्वेश्चन में अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 22 क्वेश्चन आ रहे हैं एक ही सब्जेक्ट के, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको सबसे पहले आप लोग तैयार करो। तो जो प्रश्न सबसे जो सब्जेक्ट ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जिनका वेटेज ज़्यादा है, उनको आप पहले तैयार कर लीजिए। और उसी श्रृंखला में हम जो है अपना ये इतिहास का 2017 और 2016 का 2 का बचा हुआ है, इसको करके और फिर हम सीधे भूगोल की श्रृंखला शुरू करेंगे। भूगोल के प्रश्न, जो भारत का भूगोल और विश्व के भूगोल से जो प्रश्न आते हैं, उनकी श्रृंखला शुरू करेंगे और फिर राजस्व व्यवस्था की। तो इधर जो अभी 10-15 दिन बचे हैं, उनमें हम भूगोल, इतिहास और राज्य व्यवस्था का जरूर कर लेंगे, ताकि आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो एक्सप्लेनेशन के साथ हो जाएं। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज हम यूपी पीसीएस का जो श्रृंखला चल रही है उसका फिर से एक बार बता दे रहे हैं। 2017 का जो है हम ये पेपर कर रहे हैं और 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर है यूपी पीएससी का, प्री का। तो आज हम 2017 का करेंगे, तो ध्यान से थोड़ी देर में सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। 15-20 मिनट लगेगा, 20-22 क्वेश्चन है और उनमें एक्सप्लेन भी कर देंगे। जिन क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है उनको हम एक्सप्लेन भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो है। और उसके साथ में एक और चीज़ है कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, और जो आगामी परीक्षा है 17 मार्च को, उस परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, अब ये 103 नंबर जो लिखा है, देखिए, तो ये हमारा शुरू से जो सीरीज चल रही है उसके अकॉर्डिंग है ये। अब समझ लीजिए, जो हम 2022 से करा रहे हैं प्रश्न, 2023 का नहीं कराया था। 2023 का पूरा पेपर एक कराएंगे जल्दी ही। तो 2022 से लेकर के 2018 तक के जितने क्वेश्चन हैं, समझ लीजिए कि उसमें 102 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब ये 2017 का है, 103 से शुरू हो रहा है, फिर 2016 का भी है। तो ऐसे कुल मिलाकर के लगभग 150 क्वेश्चन जो है हमने इतिहास के इधर करा दिए हैं, जो कि यूपी पीसीएस की प्रीवियस ईयर पेपर्स में से हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन सीधे आपके सामने है और एंशिएंट इंडिया का है, प्राचीन भारत का है। और 2-3 क्वेश्चन एंशिएंट इंडिया से, 3-4 क्वेश्चन मिडवल इंडिया से, 7-8 क्वेश्चन जो है मॉडर्न इंडिया से, इस तरह से आते हैं। तो आपको भी वैसे ही वेटेज देखना है कि जिस पोर्शन से ज़्यादा आता है उसको तो एक बार जरूर पढ़ लो, जिससे कम आता है उसको चाहे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखो, ऋग्वेद में कह रहा है, परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्या शब्द, सभी लोग जानते हैं अघन्या का अर्थ तो गाय के लिए होता है, और इसका मतलब होता है ना मारने योग्य। अघन्या का मतलब जिसका वध ना किया जाए, ना मारने योग्य, यानी कि ये दिखाता है कि गाय उनके लिए कितनी पवित्र पशु थी। और जनरली वो लोग गाय को बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट पशु मानते थे, उसका सम्मान करते थे। और इसके साथ में ऋग्वैदिक काल में गाय से संबंधित बहुत सारे शब्दों का भी उल्लेख है। जैसे देखिए, गोप भी गाय से ही निर्मित है। गोप का अर्थ होता था राजा, एक तरह से। गोधूली हो गया, गोधूली एक समय की इकाई थी। गोधूली जो है, गोधूली वीला, ये समय की इकाई है। गवयतु एक इकाई थी, गवयतु दूरी की इकाई थी, ये दूरी की इकाई है। ठीक है, तो ये सब गाय से रिलेटेड थे। ठीक, तो गोधूली, गोप, गवयतु, ठीक। गोधूम शब्द भी जो है ये अनाज के लिए था एक तरह से। ठीक है, तो ये सब शब्द जो है गाय से ही निरूपित हैं, गाय से ही इनको जो है निरूपण किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर।
जल्दी जल्दी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन है? तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा कन्हेरी, ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र का जो है, महाराष्ट्र के कन्हेरी से कुछ मंदिर मिले हैं, शैलकृत गुफाएं हैं जिनमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन है, यानी जो अवतारों को प्रदर्शित करते हैं एक तरह से। और ये महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है, ये कन्हेरी की जो वहां पर एक संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर है उसी में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिषद नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान, तो यहाँ वहीं पर ये स्थित है कन्हेरी का, और इसमें जो है आंसर सीधे कन्हेरी हो जाएगा। और 11 सिरों वाले बोधिसत्व का अंकन है जो है इसमें, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये वही प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 10वीं शताब्दी ईस्वी तक के इसमें जो है चित्र मिले हैं। और ये बोधिसत्व को अवलोकितेश्वर बोला जाता था, अवलोकितेश्वर, तो ये बोला गया है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, अवलोकितेश्वर बोला गया है, तो थोड़ा टिपिकल शब्द है तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, जल्दी से देखिए इसमें क्या होगा कि पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटूपल्ली में प्रारंभिक चैत्य ग्रह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं, ये बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन है। पूर्वी दक्कन के चैत्य और बिहार साधारणतया चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं, तो ये दोनों ही सही हैं। इसमें ये एक चैत्य और विहार से संबंधित चीजें हैं जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और चैत्य ग्रह एक तरह का पूजा स्थल ही होता है, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है जो कि चैत्य कहलाता है, तो ये दोनों ही सही हैं। और इसमें आपका जो है आंसर जो है सी हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। यहां मिलान करने को है, ये तीर्थंकर हैं, तो इसमें देखिए जो फेमस तीर्थंकर है वो है आदित्यनाथ, और उनका वृषभ है सभी लोग जानते हैं, और पार्श्वनाथ का सर्प है, ये भी सभी लोग जानते हैं। तो यहां से अगर देखो तो पहले का पहला इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें सी का तीसरा है, तो ये वाला ए ऑप्शन हो जाएगा, बाकी बी का चौथा हो जाएगा और डी का जो है दूसरा हो जाएगा। तो बस आसान है, जो फेमस है अगर वो ही आता है तो आप बहुत आसानी से जो है उसको बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से जो है। अब ये है, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? अब बराबर पहाड़ियों में कुल 4 गुफाएं हैं, ये सही है जानकारी, जिनको पता होगा वही दे पाएंगे। 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के अभिलेख हैं, बिल्कुल सही है, और ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को, बिल्कुल सही है। बाकी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का ये गलत है, ये अशोक के टाइम का था, तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का नहीं होगा, तो यहाँ सीधे सीधे डी लगा देंगे। अशोक और बिंदुसार के समय का मान सकते हैं, क्योंकि आजीवक संप्रदाय को बराबर पहाड़ियों का दान दिया गया था। और यहाँ ये जो है ये बिहार में स्थित है, बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित है, तो ये ध्यान रखिएगा। बराबर जो पहाड़ियां हैं, बराबर पहाड़ियां गुफाएं बिहार के बिहार के जहानाबाद में स्थित है, और बाकी 3 इंफॉर्मेशन सही है, केवल चौथी इंफॉर्मेशन गलत है, तो यहाँ ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य, ये इस पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं। 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद है, हमेशा क्वेश्चन आता है 16 महाजनपदों में से, और ये राजस्थान में है। राजस्थान का विराट नगर इसकी राजधानी थी, अगर देखें तो विराट नगर राजधानी है, और ये आज का भरतपुर एरिया है, भरतपुर जो एरिया है वही मत्स्य नगर के नाम से जाना जाता है, तो ये राजस्थान का है, ठीक है। बाकी उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे महाजनपद, जैसे उत्तर प्रदेश में 2-3 थे, एक पांचाल था, यूपी का बरेली का इलाका है, अहिछत्र, और उसकी राजधानी थी कामकिल। फिर कौशल है जो कि श्रावस्ती का और अयोध्या का इलाका है, और एक था काशी, काशी की भी जो है एक महाजनपद था, काशी की राजधानी काशी थी। तो उत्तर प्रदेश में कई महाजनपद थे जो है इस तरह, कौशाम्बी एक महाजनपद था, बाकी मगध है, तो ये सब जो है बिहार के महाजनपद थे, मगध है, अंग है, ये सब जो है,
तो 16 महाजनपद थे टोटल, और उनकी राजधानियों से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है, तो उनके बारे में भी आप जो है जान सकते हो, मतलब एक बार रिवाइज कर सकते हो। तो 16 प्राचीन इतिहास अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो 16 महाजनपद एक बार जरूर रिवाइज कर लेना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आ जाता है। अब यहाँ है गांधार कला, मिनांडर का से रिलेटेड है, जूनागढ़ शिलालेख किससे है, मिलिंद पन्नो। तो यहाँ देखिए गांधार कला जो है वो कुषाण से रिलेटेड है, क्योंकि कुषाणों के टाइम पे सबसे ज्यादा विकसित हुई। और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, बिल्कुल फेमस है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो ए का तीसरा और बी का दूसरा, तो ए का जो है ये तीसरा है और बी का इसमें जो है चौथा है, तो यही ए का तीसरा और बी का चौथा, यही सी ऑप्शन हो जाएगा सीधे सीधे। बाकी मिलिंद पन्नो का जो है मिनांडर से संबंधित है, यानी कि सी का पहला हो जाएगा और डी का जो है दूसरा हो जाएगा। तो मिलिंद पन्नो सीधे सीधे मिनांडर से, और ये ठीक है। तो मिलिंद के प्रश्न, मिलिंद पन्नो, ये नागसेन जो थे उनके द्वारा लिखा गया था, बौद्ध भिक्षु थे नागसेन। तो नागसेन का जो संवाद हुआ था, ये मिनांडर राजा थे, उनको मिलिंद उन्होंने कहा, और वही जो प्रश्नोत्तर हुए, संवाद हुआ, उसी को मिलिंद पन्नो नाम से जाना जाता है। और ये बौद्ध भिक्षु थे नागसेन, और उनसे ये बहुत प्रभावित हुए थे। बाकी जूनागढ़ अभिलेख के बारे में जानते ही हैं। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का, ये संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख है। रुद्रदामन शक शासक थे और उनका ये अभिलेख बहुत फेमस है, क्योंकि इसमें सुदर्शन झील के बारे में चर्चा की गई है, और कौन कौन सुदर्शन झील बनवाया उसके बारे में बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले बनवाया था, फिर अशोक ने बनवाया, फिर रुद्रदामन ने बनवाया उसको, और फिर स्कंदगुप्त ने बनवाया। तो ये सूचना इसमें थी, और ये हमने पहले के भी प्रश्नोत्तरी जो कराए हैं, प्रश्न और उत्तर, उनमें भी इसकी चर्चा की हुई है। तो इसमें इन्होंने जो है बताया हुआ था कि हर का, जैसे अशोक के टाइम पर गुजरात के जो सौराष्ट्र इलाका था, उसमें पीने के पानी की उपलब्धता कराने के लिए और सिंचाई वगैरह की व्यवस्था कराने के लिए 2 पहाड़ियों को जोड़कर एक बांध बनाया गया, जिससे सुदर्शन झील का निर्माण हुआ, और ये अभिलेख में जानकारी मिलती है। और बाकी संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख है, चंपू शैली का भी प्रथम अभिलेख है, तो इसलिए ये एक प्रकार के नई शैली को डेवलप करता था। इससे पहले के ज्यादातर अभिलेख जो हैं आपको मिलते थे प्राकृत भाषा के, जैसे अशोक के जितने भी अभिलेख हैं वो सब प्राकृत भाषा के थे। लिपि अलग अलग थी, 4 अलग लिपियों में अशोक के अभिलेख मिले हैं, ब्राह्मी, अरामाई, ग्रीक, खरोष्ठी। ठीक है, तो इस अभिलेख में पहली बार संस्कृत भाषा का जो है प्रयोग किया गया है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। बाकी गांधार कला एक जो है रियलिस्टिक आर्ट है, यानी इसमें जो बुद्ध की मूर्तियां बनी है वो एक तरह से बहुत ज्यादा आदर्शवादी नहीं दिखाई गई हैं और रियलिस्टिक हैं, और मोटे कपड़ों में दिखाई गई हैं, उनको बहुत आकर्षक नहीं दिखाया गया है, मूंछों तक में दिखाया गया है, मूंछ, लंबे बाल, इन सब में दिखाया गया है। और जो मथुरा आर्ट है उसमें बुद्ध को आकर्षक छवि के रूप में दिखाया गया है, तो वो थोड़ा आदर्शवादी है मथुरा आर्ट, मथुरा शैली। ये दोनों ही प्राचीन शैलियां हैं मूर्ति कला की, गांधार शैली और मथुरा शैली। तो यहाँ जो गांधार शैली का सबसे ज्यादा विकास होता है वो कुषाण काल से होता है, इसीलिए ये कुषाण काल से संबंधित है। ठीक है, तो ये हमने चारों के बारे में बता दिया है। और बाकी तक्षशिला अभिलेख तक्षशिला के राजा पतिक से संबंधित है, तो यहाँ ज्यादा उससे कोई वो चीज नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अकबर के शासन काल में दक्कन में, तो देखिए दक्कन, ये सब तो कनकूत, जब्त, गल्ला बख्शी, ये तो एक प्रणाली है, बटाई प्रणाली कहते हैं इसको, कनकूत है या गल्ला बख्शी या जब्ती है। लेकिन पूछा है भू राजस्व की वसूली का प्रचलित आधार क्या था, तो हलों की संख्या हो जाएगा। हलों की संख्या के आधार पर, जिस हल से जोतते थे किसान, तो उसमें कितना हल चला है एक खेत में या कितनी दूरी तक गया है, उस हिसाब से भू राजस्व का आकलन करते थे ये लोग, और इसलिए भू राजस्व हो जाएगा। बाकी ये सब तो विधियां हैं, बटाई की विधियां हैं, तो भूमापन नहीं होता था इनमें, लेकिन जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हल की संख्या हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की? अब देखिए यहाँ पर फादर मॉन्सरेट हैं, बर्नियर हैं, ये लोग तो नहीं होंगे क्योंकि इन लोगों का काल अलग है। यहाँ पर एक फ्रांसिस्को पल्सार्ट हैं और ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित थे। डचों की जो कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उससे संबंधित थे। ठीक है, और इन लोगों ने सबसे पहले मछलीपट्टनम में जो है अपना जो है केंद्र बनाया था, मछलीपट्टनम में।
1605 में, 1605 में ये कंपनी आई थी। फिर ये थल मार्ग से यानी स्थल से फिर धीरे धीरे जो है रवाना हुए। पहले सूरत गए, फिर सूरत से आगरा गए, जहांगीर से मिले और जहांगीर के दरबार में रहे भी। तमाम सारे लेख भी लिखे और इनका एक लेख बहुत फेमस है जहांगीर का भारत नाम से, बाद में अनुवाद कराया गया फारसी में। तो शासन मतलब जहांगीर के राज दरबार में रहे भी काफी दिन, ठीक है। बाकी अंग्रेजों की बात करें तो 1608 में सबसे पहले जो है विलियम हॉकिंस आए थे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक तरह से दूत बन के आए। वो गए सबसे पहले जो है जहांगीर के दरबार में और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सहूलियत मांगने। लेकिन शुरू में इनको फैक्ट्री स्थापित करने की आज्ञा नहीं मिली जहांगीर से, तो 1608 में सूरत पहुंचे थे, लेकिन फिर 1613 में जाकर के फैक्ट्री स्थापित करने की इनको आज्ञा मिली। और टॉमस रो दूसरे व्यक्ति थे जो जहांगीर के दरबार में पहुंचे थे और सहूलियत हासिल करने के लिए 1615 से 18 के बीच में। तो एक विलियम हॉकिंस और टॉमस रो, ये दोनों भी फेमस हैं जो जहांगीर के दरबार में थे। और बाकी ये एक फ्रांसिस्को पालसार्ट हैं जो कि डेनमार्क डच निवासी थे, हॉलैंड के, और डच कंपनी के साथ में ये आए थे और फिर ये गए जहांगीर से मिलने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? अब इसको बताना है। तो ये देखिए इसमें हुसैन शाह हो जाएगा। जौनपुर राज्य के अंतिम शासक जो है हुसैन शाह हो जाएंगे। और जौनपुर राज्य की स्थापना की थी मलिक उस सरवर ने, मलिक उस सरवर ख्वाजा जहां की उपाधि के साथ में। तो मलिक उस सरवर थे ख्वाजा जहां की उपाधि के साथ में। इन्होंने जौनपुर का जो है स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था और शर्की साम्राज्य स्थापित किया था इन्होंने 14वीं शताब्दी में, वही फिरोज शाह तुगलक के जो है समय में। क्योंकि जौनपुर की स्थापना की थी खुद फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां की याद में जो है, तो इन्होंने जौनपुर की स्थापना की। और बाद में वहाँ मलिक उस सरवर ने स्वतंत्र शर्की साम्राज्य की स्थापना की। बाद में बहलोल लोदी के समय जो है इस साम्राज्य को पुनः सल्तनत में मिलाया गया और उस समय हुसैन शाह सरकी थे जौनपुर के। और जौनपुर जो है ये मुस्लिम विद्या का प्रमुख केंद्र बना एक तरह से, और संस्कृति का केंद्र बना, मुस्लिम विद्या का प्रमुख केंद्र बना। और इसको भारत का सिराज भी कहा जाता था, भारत का सिराज या पूर्व का सिराज भी कहते थे, मतलब सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता था, सिराज ए हिंद। तो एक मुस्लिम विद्या का प्रमुख केंद्र था या पूर्व का सिराज भी कहते थे। तो जौनपुर एक सांस्कृतिक दृष्टि से या शिक्षा की दृष्टि से एक इम्पॉर्टेंट सिटी बनी बाद में। और अटाला देवी मस्जिद यहाँ की प्रमुख इमारत भी है जौनपुर की, जो शर्की शासकों ने ही बनवाया था। तो बाद में फिर बहलोल लोदी के समय में जो है 1479 में इसको जो है फिर से सल्तनत में मिला लिया गया 1479 में, और ये शर्की साम्राज्य के नाम से फेमस था। और अगर पूछे अटाला मस्जिद या अटाला देवी मस्जिद कहाँ है, तो वो भी जौनपुर में ही है और शर्की शासकों के काल में ही उसको भी बनाया गया। बहुत सारी मदरसे भी बनाए गए और मुस्लिम शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र जौनपुर को बनाया गया। तो इसीलिए तो इसको उससे भी तुलना करते हैं कि जैसे हर्षवर्धन के समय जो कन्नौज का एक इम्पोर्टेंस था भारत में, जिसको महोदय श्री कहते थे, वैसा ही इम्पोर्टेंस जौनपुर का हो गया था सल्तनत के काल में या सल्तनत के तुगलक काल में कह लीजिए, ठीक है। तो ये इससे संबंधित जानकारी है। नेक्स्ट देखिए, 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्नलिखित में से किसको वारंगल में परास्त किया? तो यहाँ ये अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन है। इन्हीं का युद्ध हुआ था 1303 में और ये आक्रमण विफल हो गया था, लेकिन बाद में जो है इन्होंने परास्त करके वापस लौटने को बाध्य कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ और कोई इससे इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है अब ये देखिए, कह रहा है ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। तो देखिए व्यापार संतुलन होता है आयात और निर्यात पर निर्भर करता है, और अनुकूल तब माना जाता है जब निर्यात अधिक हो और आयात कम हो। यानी कि किसी भी देश के लिए व्यापार संतुलन जो है, जो ट्रेड ऑफ बैलेंस होता है,
या व्यापार संतुलन जिसको कहते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड जिसको बोलते हैं, तो वो तब माना जाता है जब निर्यात ज्यादा हो, अनुकूल तब माना जाता है जब निर्यात ज्यादा हो, आयात कम हो। अगर आयात ज्यादा हो रहा है, निर्यात कम हो रहा है, तो इसको प्रतिकूल मानते हैं व्यापार संतुलन के लिए। तो ब्रिटिश काल में निर्यात ज्यादा होता था क्योंकि उतनी चीजें आयात नहीं करता था भारत, लेकिन निर्यात करता था, लेकिन कच्चे माल का ज्यादा निर्यात करता था, और वो भी बहुत कम दामों पर। जो अंग्रेज खरीदते थे उसको यहां से निर्यात करते थे, और निर्यात करते थे ब्रिटेन, और वो भी सिर्फ बहुत कम कीमत पर यहां से खरीद के। अच्छा, जो आयात आता था वो आता तो था आयात, लेकिन वो सस्ता आयात होता था, क्योंकि ताकि जैसे जो वहां से बनी बनाई चीजें आती थी, अब बनी बनाई चीजें यहाँ सस्ती रखते थे क्योंकि भारतीय उसको खरीदें। तो उल्टा था, जनरली सरकारें क्या करती हैं, आयातित सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाती हैं और निर्यातित सामान पर एक्सपोर्ट ड्यूटी कम करती हैं, निर्यात कर कम करती हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें बिकें। ये लोग उल्टा करते थे, जो चीज यहाँ से बनी बनाई चीज जाती थी यूरोप, उस पर बहुत ज्यादा ड्यूटी लगा देते थे, लेकिन वहां से जो चीज आती थी उस पर ड्यूटी उतना नहीं लगाते थे, क्योंकि यहाँ पर चीजें बिकें। तो ये चीज सही तो है, लेकिन धन निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। तो अप्रतिफलित निर्यात मतलब जिसका इस निर्यात का कोई फल नहीं था। क्यों? क्योंकि ये लोग कच्चा माल खरीदते थे और तैयार माल को भारत बाजार में ले आते थे। तो ये एक रजनीपाम दत्ता ने जो इंडिया टुडे बुक लिखी है, उसमें औपनिवेशिक काल के 3 चरण बताए हैं। पहला चरण बताया है 1757 से 1813 तक का, जिसको वाणिज्यिक चरण कहा गया है, कमर्शलाइजेशन फेज कहा गया है, जिसमें भारत से धन निकासी की गई, बहुत सारा धन जो है कच्चा माल को ले जाया गया, या ऐसी कृषि व्यवस्थाएं बनाई गई जिनसे ज्यादा से ज्यादा राजस्व जो है भारत से लूटा जा सके। फिर जो दूसरा चरण आया 1813 से 1860 के बीच में, उसको मुक्त औद्योगिक व्यापार चरण बोला रजनीपाम दत्ता ने, और इसमें भारत को एक मुक्त बाजार बना दिया गया, और पूरे यूरोप से जो भी चाहे वो अपना सामान लाके यहाँ बेच सकता था, और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार भी खत्म कर दिए गए थे, जो उनके एकाधिकार थे। और 1833 में तो समस्त वाणिज्यिक गतिविधि को ही समाप्त कर दिया गया था। तो जो लूट इन्होंने मचाई 1757 से लेकर 1813 तक, अब उसको भुनाने का काम किया, और भारत को एक बाजार की तरह ट्रीट किया, और अपने माल से पाट दिया भारत को। और पहले फेज में भारत के जितने उद्योग धंधे थे उनको तो नष्ट कर ही चुके थे, कृषि को बिल्कुल खत्म कर, मतलब खत्म क्या, कृषकों को बिल्कुल चूस चुके थे। जो इनकी स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, ये जो व्यवस्थाएं ले करके आए, किसानों पर बहुत बोझ पड़ गया, और किसानों को इन्होंने जो है बिल्कुल चूस लिया, और बहुत ज्यादा राजस्व की वसूली की बेइंतहा। फिर जो तीसरा फेज आया 1860 के बाद, वो फिर वित्तीय पूंजीवाद का आया, यानी कि फिर जो पैसा अंग्रेजों ने कमाया फिर उसको इन्वेस्ट किया भारत में, और वो भी रेलवे में, बैंकिंग में, सबसे ज्यादा तो बैंकिंग में, यानी लोन दे करके चाय के बागान लगवाए, कॉफी के बागान लगवाए। अर्थात वही पैसा जो भारतीयों से लूटा था उससे और मुनाफा कमाने के लिए उन्होंने भारतीयों को ही लोन दिया, वही पैसा। फिर यहाँ पर जो है रेलवे लगाया, और भारतीयों को बताया कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, रेलवे लगा रहे हैं, या जो है डाक प्रणाली कर रहे हैं, रेलवे और डाक की शुरुआत, ये सब। लेकिन वो भी अपने फायदे के लिए था। देश के दूर दराज इलाकों से माल निकालना और बंदरगाहों तक पहुंचाना पहला उद्देश्य रेलवे का था। दूसरा उद्देश्य था सेना को दूर दराज इलाकों तक जल्दी से जल्दी पहुंचा देना विद्रोह की स्थिति में, ये उनका दूसरा मुख्य उद्देश्य था। तो कभी भी रेलवे का मुख्य उद्देश्य ये नहीं था कि भारतीयों को उसका लाभ मिले, अपने ही लाभ के लिए अंग्रेजों ने ब्रिटिश वासियों का पैसा निवेश कराया रेलवे की स्थापना के लिए भी, और गारंटीड लाभ के जरिए बॉन्ड जारी किए, और उनसे जो पैसा मिला उसको यहाँ पर लगा करके फिर रेलवे का विकास किया। यानी ब्रिटिश सरकार ने अपना पैसा तक नहीं लगाया कि यहाँ पर कोई सुविधाएं या कोई चीज का, उद्योगों का विकास हो। तो इस तरह से पूरे भारत को खोखला कर दिया, और जो भी आज ब्रिटेन की या इंग्लैंड की कह लीजिए, या पूरे जो यूरोप की जो पूरी अर्थव्यवस्था है, वो समझ लीजिए औपनिवेशिक काल में उपनिवेशों के द्वारा ही बनाई गई थी, और स्पेशली ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था है वो तो भारत द्वारा ही बनाई गई थी। तो इसलिए इसमें दोनों सही हैं, और ए और आर हो जाएगा। सही व्याख्या भी कर रहा है, सही बात है, क्योंकि इसी के कारण जो है ये व्यापार संतुलन की स्थिति थी
तो यहाँ ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ हम ए ऑप्शन मारेंगे, ठीक है, तो ए ऑप्शन लगाइएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध बिल्कुल सही है, हेस्टिंग का है, वेलेजली का है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, कॉर्नवालिस का है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो इसमें जो है डी ऑप्शन हो जाएगा, कॉर्नवालिस का जो है तृतीय जो है डी ऑप्शन सम्मिलित नहीं होगा, क्योंकि उस समय जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल थे उस समय, कॉर्नवालिस नहीं थे। तो यहाँ इसको मार देंगे, बाकी सब सही है और इसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स बनाइएगा, हेस्टिंग्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये डी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और बाकी सही है इसमें, और कुछ जो है उतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध अपने आप में बहुत एक चैप्टर ही है पूरे, तो उनको अभी इतनी जल्दी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। हाँ, यही सुमेलित करने को आता है, पिछले पेपर भी आपने देखा होगा, तो आंग्ल मैसूर युद्ध के से में जो संधियां हुई हैं या आंग्ल मराठा युद्ध की जो संधियां हुई हैं, सालबाई की संधि है या मैसूर की संधि है, इन सब के कालक्रम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है। ये क्वेश्चन देखिए विवादित था, क्योंकि इसमें ये और ये दोनों ही जो है गलत है, इसलिए इस क्वेश्चन को जो है आयोग ने हटा दिया था जब आंसर की आई उसके बाद में, तो इस पर अब बहुत चर्चा करने की जरूरत भी नहीं है। किस समाज सुधारक ने 1826 में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? तो इसमें देखिए राजा राम मोहन राय आ जाएगा। ये समाज सुधारक थे, 19वीं शताब्दी के जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चले उसके प्रणेता भी माने जाते हैं, जनक भी माने जाते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद या एक तरह से भारतीय समाज सुधारक के जनक भी माने जाते हैं राजा राम मोहन राय। इन्होंने विधवा विवाह के लिए, मतलब एक तरह सती प्रथा के विरोध में तो बहुत काम किया, और बाकी ब्रह्म समाज की स्थापना की, ब्रह्म समाज के लिए जाने जाते हैं। और जूरी अधिनियम यहाँ पूछा, तो जूरी अधिनियम ये था कि यहाँ बहुत पार्शियलिटी होती थी न्याय विभाग में, न्यायपालिका में। कोई भी भारतीय किसी भी यूरोपीय का मुकदमा नहीं सुन सकता था, जबकि कोई यूरोपीय भारतीयों के या मुसलमानों के मुकदमे सुन सकते थे, लेकिन कोई भी भारतीय न्यायाधीश किसी ईसाई धर्म का कोई संबंधित व्यक्ति है तो उनका मुकदमा वो नहीं सुन सकते थे। तो इस पार्शियलिटी के खिलाफ इन लोगों ने जो है, स्पेशली राजा राम मोहन राय ने जो है इस पर जो है विरोध किया, और इसी को जूरी अधिनियम का जो है एक तरह से घनघोर विरोध किया, यही कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखिए निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो डचों का बेसिकली अभी जैसे हमने बताया था मछलीपट्टनम है, चिंसुरा है, नागापट्टनम है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। और कोचीन में भी इन्होंने किया था जो है, तो इस तरह से अगर ये देखें तो ये सारे ही डचों के अड्डे थे, तो यहाँ डी ऑप्शन मारेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो मछलीपट्टनम में था, फिर पुलिकट इसमें नहीं है, तो जैसे 1605 में मछलीपट्टनम है, फिर एक पुलिकट भी है, फिर सूरत है, तीसरे नंबर पर सूरत है, फिर चिंसुरा है, ठीक है, चिंसुरा भी है, कोचीन भी है, तो ये लगभग सब आ जाएंगे। आगरा में भी इनके जो है डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए, तो ये उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। और डच कंपनी भी पुर्तगालियों के बाद डच कंपनी ही आई, बाद में फिर डचों को यहाँ से हटाया जो है, और वेदारा का जो युद्ध है वो फेमस है डचों को यहाँ से हटाने के लिए, ठीक है। और वांडीवास का युद्ध फेमस है, फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने यहाँ से हटाया। तो ये दो युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक वेदारा का युद्ध और एक वांडीवास का युद्ध। अब इसमें कह रहा स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दत्त? तो ये में जिन्ना होंगे, शुरू में ये जिन्ना जो है इस चीज के पक्षधर थे कि कांग्रेसी जो है चुनाव लड़े और केंद्रीय विधानसभा में आए, तो जिसके लिए स्वराज दल बना था, जिसने फर्स्ट टाइम ये बात कही कि हम लोग अब चुनाव लड़ेंगे प्रांतीय विधानसभाओं के और सरकार में रहकर सरकार का विरोध करेंगे। तो ये चीज पहली बार स्वराज दल ने उठाई, जिसके नेता थे मोतीलाल नेहरू और CR दास, और उन लोगों ने ही एक अखिल भारतीय कांग्रेस खिलाफत स्वराज दल पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी, और उसी को स्वराज पार्टी या स्वराज दल के नाम से जाना जाता है, जिसने पहली बार प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव भी लड़े 23-24 में जो है, और फिर अच्छी सीटें भी जीती।
और बाद में 1925 में केंद्रीय विधानसभा का जो अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल को भी बनवाया, प्रथम भारतीय जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने, केंद्रीय विधान परिषद के अध्यक्ष बने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, 1905 है इसका ऑप्शन। और फैक्ट वाला क्वेश्चन है, कुछ उतना समझाना नहीं है। गोपाल कृष्ण गोखले, बस इतना ध्यान रखिए, गांधी जी के राजनैतिक गुरु भी माने जाते हैं, गांधी जी के राजनैतिक गुरु माने जाते हैं। तो ये चीज कभी कभी पूछ लेता है, राजनैतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और इन्होंने ही सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की थी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं 2017 के, उनको भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई? तो ये मिदनापुर जिले में जातीय सरकार जो कि पैरेलल गवर्नमेंट बन रही थी, तो इसमें भी डी ऑप्शन हो जाएगा। 1942 में जातीय सरकार बनी, और एक तरह से ये पैरेलल गवर्नमेंट थी। मिदनापुर में जो है तामलुक जातीय सरकार बोलते हैं इसको, तामलुक जातीय सरकार। तो ये एक प्रकार की जो है पैरेलल गवर्नमेंट का निर्माण हुआ। ऐसे ही बलिया में चित्तू पांडे ने बनाया, बलिया में, सतारा में भी बनी, बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में पैरेलल गवर्नमेंट बनी। ऐसे सतारा में जो है, महाराष्ट्र सतारा में भी जो है पैरेलल गवर्नमेंट पृथ्वीराज चौहान और इन लोगों ने बनाया जो है, तो सदाशिव पाटिल ऐसा नाम था। तो इन लोगों ने, तो पूरे भारत में 1942 में ये जातीय सरकार और पैरेलल गवर्नमेंट्स का फॉर्मेशन हुआ, जो कि एक भारत छोड़ो आंदोलन की भी एक विशेष प्रक्रिया थी, एक विशेषता थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस केस के समस्त संसार में चर्चा हुई और अल्बर्ट आइंस्टीन, हेराल्ड लॉस्की, रूजवेल्ट ने सहानुभूति टिप्पणियां की? तो देखिए ये बहुत फेमस केस है, और ये हम कल भी चर्चा कर चुके हैं जो है, और इसमें जो है सी ऑप्शन हो जाएगा। मेरठ षड्यंत्र केस जो है, ये 33 श्रमिक नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। अब इसमें बहुत से लोग INA मुकदमा लगा देंगे, लाहौर षड्यंत्र केस भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो भगत सिंह से रिलेटेड है। INA मुकदमा जो है ये आजाद हिंद फौज के जो लोग पकड़े गए थे, जब आजाद हिंद फौज के लोगों ने समर्पण किया था तब का है। लेकिन यहाँ ऑप्शन होगा 1929 से 33 के बीच मेरठ षड्यंत्र केस है, और ये 33 श्रमिक नेताओं पर चला था मुकदमा, और इसकी आलोचना जो है जो पूरे समस्त विश्व में हुई। ठीक है, तो ये एक तरह से श्रमिक लेबर क्लास पर मुकदमा चला था, श्रमिकों पर, और इसका जो टाइम पीरियड है वो 1929 से 33 का है, 1929 से 1933 के बीच का। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा, इसमें ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी किसने की? कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। अब देखिए इसमें भी थोड़ा सा ये क्वेश्चन भी जो है विवादित था, और इसमें भी ऑप्शन नहीं मिलता है जो है, इसमें मैकाले भी हो सकता है, और मैकाले का ही आंसर जो है माना जा सकता है, लेकिन क्लियर आंसर नहीं पता था, इसलिए इसको भी आयोग ने मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। ठीक है, तो बाकी मैकाले के अलावा तो और विकल्प गलत मिलते हैं, लेकिन इस प्रश्न को जो है आयोग ने बाहर कर दिया था, तो इस पर चर्चा करने की बात नहीं है। लेकिन दोबारा आ जाए तो आप मैकाले लगा दीजिएगा, कोई इससे दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पर घटनाओं का कालक्रम बताना है। रॉलेट एक्ट है, चंपारण सत्याग्रह है, खेड़ा है, किसान आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन। तो इसमें जो सबसे पहले है चंपारण है, फिर उसके बाद में ये ए ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल है, चंपारण ही सबसे पहले है, तो दो वाला, फिर अहमदाबाद हो जाएगा, फिर खेड़ा हो जाएगा, फिर रॉलेट एक्ट हो जाएगा। तो ये तीनों गांधी जी के शुरुआती आंदोलन है, जिनमें सबसे पहले चंपारण है। ठीक है, फिर अहमदाबाद जो है तो चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले इसमें है, फिर चौथा वाला अहमदाबाद मिल आंदोलन है, फिर खेड़ा का किसान आंदोलन है, उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह है जो है, तब इसमें रॉलेट सत्याग्रह आता है। तो इस प्रकार ए ऑप्शन सही रहेगा, तो यहाँ ए ऑप्शन को मार देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमने जो है लगभग आपको 20-22 क्वेश्चन करवाए हैं, जो कि 2017 से रिलेटेड हैं।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम 2016 का भी करवा देंगे, उसमें भी 20-22 क्वेश्चन थे, और फिर हम भूगोल के शुरू करेंगे। तो अभी तक हमने 2022 से जो कराना शुरू किया था, तब से लेकर के अब तक आप 124 क्वेश्चन कर चुके हो, और कई पार्ट में है। पार्ट ये 5th पार्ट चल रहा है, पार्ट 1st, पार्ट 2nd, पार्ट 3rd, पार्ट 4th, ये आपका वीडियो सेक्शन में जा करके देख लीजिए, पढ़ा हुआ है, और पूरा हिस्ट्री का एक आपको ओवरव्यू मिल जाएगा। तो ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम 2016 का करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।